हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न विद एनएच। जैसा कि आप लोगों को पता है दोस्तों, सेट एग्ज़ाम 10+2 में आपका बहुत कम टाइम बचा हुआ है। सेट एग्ज़ाम 10+2 में आपके 15 से 16 दिन बचे हुए हैं दोस्तों। इन 15 से 16 दिन में आप बहुत कुछ तो नहीं कर सकते, बट कुछ सवाल मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ दोस्तों, जो कि आपके एग्ज़ाम में छपने वाले हैं। कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट सवाल है जो कि बार बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और ये आपके एग्ज़ाम में भी पूछे जाएंगे। जो भी विद्यार्थी इन वीडियोज़ को देखेंगे उनके 10 से 15 नंबर एक्स्ट्रा आने वाले हैं दोस्तों। 10 से 15 नंबर उनके एक्स्ट्रा आने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के शुरू करते हैं। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। महाराणा प्रताप की छतरी स्थित है। तो महाराणा प्रताप की जो छतरी है दोस्तों, ये कहाँ पर स्थित है? बाडोली, बलीचा, मांडलगढ़ या आहड़? महाराणा प्रताप की जो छतरी है ये आपकी बाडोली चावंड में स्थित है। ऑप्शन है यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। कहाँ पर स्थित है? बाडोली चावंड में महाराणा प्रताप की छतरी स्थित है, जो कि 8 खंभों की छतरी है। और बलीचा में आपकी किसकी छतरी है दोस्तों? तो महाराणा प्रताप का जो घोड़ा था दोस्तों, चेतक, उसकी छतरी आपकी कहाँ पर हो जाएगी? बलीचा राजसमंद में हो जाएगी। और अगर आपसे पूछा जाए महाराणा सांगा की छतरी कहाँ पर स्थित है, तो महाराणा सांगा की छतरी 8 खंभों की आपकी कहाँ पर हो जाएगी? मांडलगढ़ भीलवाड़ा में हो जाएगी। ये आपको ध्यान रखना है। महाराणा प्रताप की बाडोली में हो जाएगी, चेतक की बलीचा में हो जाएगी, और सांगा की कहाँ पर हो जाएगी दोस्तों? मांडलगढ़ भीलवाड़ा में हो जाएगी। ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखते हैं दोस्तों, गंगा मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये गंगा मंदिर जो है ये आपका कहाँ पर स्थित है दोस्तों? यहाँ पर 4 ऑप्शन गलत दिए गए हैं। गंगा मंदिर जो है दोस्तों ये आपका कहाँ पर स्थित है? ये आपका भरतपुर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है दोस्तों? भरतपुर में स्थित है। ये आपको ध्यान रखना है। गंगा मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है दोस्तों। गंगा मंदिर का निर्माण जो है ये बलवंत सिंह के द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा करवाया गया था दोस्तों? भरतपुर के शासक बलवंत सिंह के द्वारा करवाया गया था। बट यहाँ पर गंगा जी की जो मूर्ति है दोस्तों, यहाँ पर गंगा जी की जो मूर्ति है वो किसके द्वारा स्थापित की गई थी? ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो गंगा जी की मूर्ति जो है ये ब्रजेंद्र सिंह के द्वारा स्थापित की गई थी। ब्रजेंद्र सिंह के द्वारा स्थापित की गई थी। ये आपको ध्यान रखना है। अभी सेट ग्रेजुएशन एग्जाम में एक सवाल पूछा गया था दोस्तों, वो भी आपको ध्यान रखना है। किशोरी महल और फतेह बुर्ज जो है ये आपकी कहाँ पर स्थित है? तो ये भी आपकी भरतपुर में स्थित है। ये आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल देखिए, गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा कब मिला? तो गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा कब दिया गया दोस्तों? 2005, 8, 2010, 2006। गंगा नदी जो है इसे राष्ट्रीय नदी का दर्जा 2008 में दिया गया। ऑप्शन भी यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, राजस्थान में रेवरीना मर्दा का विस्तार है। तो राजस्थान में रेवरीना मर्दा जो है दोस्तों इसका विस्तार कहाँ पर है? श्री गंगानगर, बीकानेर, कोटा या फिर डूंगरपुर? तो रेवरीना मर्दा जो है दोस्तों ये आपकी कहाँ पर पाई जाती है? ये आपकी श्री गंगानगर में पाई जाती है। ऑप्शन है यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। रेवरीना मर्दा कहाँ की हो जाएगी दोस्तों? श्री गंगानगर की हो जाएगी। आपको ध्यान रखना है। और अगर आपसे पूछा जाए बीकानेर में किस टाइप की मृदा पाई जाती है, तो जिप्सी फेरस। जिप्सी फेरस मृदा जो है दोस्तों ये आपकी कहाँ पर पाई जाती है? जिप्सी फेरस मृदा जो है ये आपकी बीकानेर में पाई जाती है। ये आपको ध्यान रखना है। और वर्टिसोल मृदा जो है ये आपकी कहाँ पर पाई जाती है? वर्टिसोल्स जो मृदा है ये आपकी हाड़ौती क्षेत्र, कोटा झालावाड़ क्षेत्र में पाई जाती है। ये आपको ध्यान रखना है। और लाल लोमी मिट्टी आपकी डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र में पाई जाती है। अगला सवाल देखिए, किस अनुच्छेद में बाल श्रम का निषेध किया गया है? तो दोस्तों ये संविधान से रिलेटेड सवाल है। ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। किस अनुच्छेद में बाल श्रम का निषेध किया गया है? तो बाल श्रम का निषेध दोस्तों अनुच्छेद 24 में किया गया है। ऑप्शन भी यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। बाल श्रम का निषेध जो है दोस्तों इसमें 14 वर्ष की उम्र से कम आयु के जो बच्चे हैं उनसे आप कारखानों में काम नहीं करवा सकते। इसका जो उल्लेख है ये बाल श्रम निषेध में दिया गया है, अनुच्छेद 24 में। ये आपको ध्यान रखना है। और अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों अनुच्छेद 23 में क्या दिया गया है? अनुच्छेद 23 में दोस्तों बलात् श्रम का निषेध दिया गया है। दोनों वर्ड अलग अलग है दोस्तों। बाल श्रम अगर आपसे पूछा जाए तो अनुच्छेद 24 हो जाएगा, और अगर आपसे बलात् श्रम पूछा जाए तो आपका अनुच्छेद 23 हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। बलात् श्रम के अंदर दोस्तों आपकी सागड़ी प्रथा आ जाती है। सागड़ी प्रथा, इधर से आपकी दास प्रथा, तो इनका जो उल्लंघन किया जाता है तो ये किस में दिया गया है दोस्तों? ये आपके अनुच्छेद 23 में दिया गया है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखिए, प्रस्तावना में न्याय का कौन सा रूप शामिल है? तो प्रस्तावना के अंदर न्याय का कौन सा रूप शामिल किया गया है दोस्तों? सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय या फिर उपरोक्त सभी? तो दोस्तों प्रस्तावना के अंदर 3 प्रकार के न्याय का उल्लेख किया गया है, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन डी हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए प्रस्तावना के अंदर कितनी प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है दोस्तों, तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों। कौन कौन सी हो जाएगी? आपकी विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना हो जाएगी दोस्तों। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता का उल्लेख
प्रस्तावना में किया गया है। और न्याय के बारे में पूछा जाए तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का उल्लेख प्रस्तावना में किया गया है। आगे देखिए, राज्यपाल के कार्यकाल का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो राज्यपाल के कार्यकाल का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंदर है, ये आपको बताना है दोस्तों। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। राज्यपाल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बता देता हूं दोस्तों। राज्यपाल से रिलेटेड जो अनुच्छेद आपके शुरू होते हैं दोस्तों, वो 153 से शुरू होते हैं। ठीक है, तो इनको हम कैसे याद रखते हैं, एक ट्रिक है, वो आप याद कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा। ट्रिक क्या है दोस्तों? राजा का नाक योगा से साफ। ये ट्रिक आप याद कर लीजिए, फनी ट्रिक है थोड़ी सी, बट आपका काम हो जाएगा। राजा का नाक योगा से साफ, ये ट्रिक अगर आप याद कर लेते हैं दोस्तों, तो राज्यपाल से रिलेटेड सारे अनुच्छेद आपको याद हो जाएंगे। राजा से आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, तो इसका उल्लेख 153 में दिया गया है। का से आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? कार्यपालिका की जो शक्तियाँ हैं ये राज्यपाल में निहित होगी, तो ये 154 में दिया गया है। ना से क्या हो जाएगा दोस्तों आपका? ना से आपका हो जाएगा दोस्तों नियुक्ति, ये आपको ध्यान रखना है। नियुक्ति जो है ये आपकी 155 में हो जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है। और क से क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पर आपका कार्यकाल हो जाएगा, तो कार्यकाल जो है ये आपका 156 में दिया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, और यो से आपका क्या हो जाएगा? योग्यता हो जाएगी, जिसका उल्लेख किसमें? 157 में दिया गया है। से आपकी शर्तें हो जाएगी दोस्तों, क्या हो जाएगी? शर्तें हो जाएगी, और इसका उल्लेख किसमें हो जाएगा? 158 में हो जाएगा। और साफ से क्या हो जाएगा दोस्तों? आपकी शपथ हो जाएगी, आपको ध्यान रखना है, शपथ हो जाएगी। और शपथ का उल्लेख जो है ये 159 में दिया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। और 161 के अंदर दोस्तों समाधान की शक्ति, राज्यपाल की जो समाधान की शक्ति है वो अनुच्छेद 161 में दी गई है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो राजा की नाक योगा से साफ, इस ट्रिक से आप आराम से राज्यपाल के सारे अनुच्छेद याद कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मेवाड़ भील कोर का गठन कब किया गया? तो मेवाड़ भील कोर का गठन कब किया गया था, ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। 1834, 1822, 1841, 1836। मेवाड़ भील कोर का गठन दोस्तों 1841 में किया गया था। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। मेवाड़ भील कोर का गठन जो है दोस्तों ये कहाँ पर किया गया था? उदयपुर में किया गया था, खेरवाड़ा उदयपुर में, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। और अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों जोधपुर लीजियम का गठन कब किया गया था? तो जोधपुर लीजियम का गठन दोस्तों 1835 में किया गया था। ये काफ़ी बार आपका एग्जाम में पूछा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जोधपुर लीजियम का गठन 1835 में किया गया, और मेवाड़ भील कोर का गठन 1841 में किया गया। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए दोस्तों, काफ़ी शानदार सवाल है। कवि माघ ने शिशुपाल वध की रचना कहाँ की थी? तो कवि माघ जो है दोस्तों ये संस्कृत के प्रसिद्ध कवि हैं, इनके द्वारा शिशुपाल वध की रचना की गई है। तो ये कहाँ पर की गई थी? मंडोर, भीनमाल, कोलवी या फिर चावंड? तो ये भीनमाल जालोर में की गई थी। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। कवि माघ का संबंध किससे हो जाएगा दोस्तों? जालोर से हो जाएगा, भीनमाल जालोर से। तो ये आपको ध्यान रखना है। और भीनमाल से रिलेटेड एक और चीज़ आपको ध्यान रखनी है दोस्तों, चीनी यात्री ह्वेनसांग, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। चीनी यात्री ह्वेनसांग जो है इसके द्वारा भीनमाल की यात्रा की गई थी, ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, तो ये आप कर देना ह्वेनसांग। अगर आपसे पूछा जाए भीनमाल की यात्रा किसके द्वारा की गई थी, तो ह्वेनसांग के द्वारा की गई थी। ठीक है, आगे देखिए, हाथीमना नृत्य किस जनजाति में प्रचलित है? तो हाथीमना नृत्य आपका किस जनजाति में प्रचलित है? गरासिया, भील, मेणा, सहरिया। हाथीमना नृत्य जो है दोस्तों ये आपका भील जनजाति में प्रचलित है, ये आपको ध्यान रखना है। किस में प्रचलित है? भील जनजाति में प्रचलित है। भील जनजाति का जो मुखिया होता है दोस्तों उसे गमेती के नाम से जाना जाता है। जो मेन मुखिया होता है उसे गमेती के नाम से जाना जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। इनका जो घर होता है दोस्तों उसे कू के नाम से जाना जाता है। ठीक है, भीलों के घर को कू के नाम से जाना जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। और अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों उदरिया पंथ का संबंध किससे है? तो ये भी आपका भील जनजाति से हो जाएगा, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए दोस्तों, पैलेस ऑन व्हील्स का संचालन कब किया गया था? तो पैलेस ऑन व्हील्स का संचालन कब किया गया था? 1985, 88, 82 या फिर 1980? पैलेस ऑन व्हील्स काफ़ी बार एग्जाम में पूछी जाती है, इसका संचालन 1982 में किया गया था दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। कब किया गया था? 26 जनवरी 1982 में किया गया था। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, याद रह जाएगा। पैलेस ऑन व्हील्स का संचालन 1982 में किया गया था। और अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों रॉयल राजस्थान ऑन व्हील्स, अगर आपसे पूछा जाए रॉयल राजस्थान ऑन व्हील्स का संचालन कब किया गया, तो ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। रॉयल राजस्थान ऑन व्हील्स का संचालन जो है दोस्तों 2009 में किया गया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए दोस्तों, अगला सवाल है, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक ग्रामीण लिंगानुपात किस जिले का है? तो सर्वाधिक ग्रामीण लिंगानुपात किस जिले का है, ये यहाँ पर पूछा गया है। डूंगरपुर, पाली, राजसमंद, टोंक, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं दोस्तों। सर्वाधिक ग्रामीण लिंगानुपात यहाँ पर पूछा गया है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? पाली हो जाएगा।
अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों सर्वाधिक लिंगानुपात किस जिले का है, तो ये आपका डूंगरपुर जिले का हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों? 994 हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। और अगर आपसे पूछा जाए सर्वाधिक ग्रामीण लिंगानुपात, तो सर्वाधिक ग्रामीण लिंगानुपात पाली जिले का हो जाएगा दोस्तों। किसका हो जाएगा? पाली जिले का हो जाएगा। कितना हो जाएगा? ये 1004 हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। और सर्वाधिक शहरी लिंगानुपात अगर आपसे पूछ लिया जाए, तो सर्वाधिक शहरी लिंगानुपात में आपका क्या आंसर हो जाएगा? टोंक हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। कितना हो जाएगा दोस्तों? 985 हो जाएगा, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। और अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों न्यूनतम लिंगानुपात किस जिले का है, तो धौलपुर का हो जाएगा। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? पाली हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ग्रामीण पूछा गया है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखना दोस्तों, अगर यहाँ से सवाल बने तो गलत मत करना। आगे देखिए, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, तो यहाँ पर शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा हो जाएगा? आविष्कार, देवारसी, निशब्द या जमाता। तो दोस्तों यहाँ पर आविष्कार जो दिया गया है ये बिल्कुल सही है, ऑप्शन है यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, कर्मधारय समास का उदाहरण है, तो यहाँ पर कर्मधारय समास का उदाहरण कौन सा हो जाएगा दोस्तों? ये आप बताइए, कर्मधारय समास का उदाहरण आपका कौन सा हो जाएगा? नीलकंठ जो है दोस्तों ये तो आपका बहुवीरी समास का उदाहरण है, बहुवीरी समास का उदाहरण हो जाएगा। श्वेत पत्र जो है दोस्तों ये आपके कर्मधारय समास का उदाहरण है, ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। पाठशाला जो है दोस्तों, पाठ के लिए शाला, तो पाठ के लिए शाला जो है दोस्तों ये आपके संप्रदान तत्पुरुष समास का उदाहरण हो जाएगा। और गगनचुंबी, गगन को चूमने वाला, तो ये आपका दोस्तों कर्म तत्पुरुष समास का उदाहरण हो जाएगा। तो कर्ता ने कर्म को, तो कर्म तत्पुरुष समास हो जाएगा यहाँ पर आपका, और यहाँ पर संप्रदान हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखते हैं दोस्तों, प्रताप सभा की स्थापना कब हुई? तो प्रताप सभा की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। प्रताप सभा की स्थापना दोस्तों 1915 में की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? ये आपकी बलवंत सिंह मेहता के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी दोस्तों? बलवंत सिंह मेहता के द्वारा की गई थी, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये वही बलवंत सिंह मेहता है दोस्तों जिसके द्वारा मेवाड़ प्रजामंडल की अध्यक्षता की गई थी, ये आपको ध्यान रखना है। मेवाड़ प्रजामंडल की जो अध्यक्षता थी वो किसके द्वारा की गई थी? बलवंत सिंह मेहता के द्वारा की गई थी। मेवाड़ प्रजामंडल की जो स्थापना है वो किसके द्वारा की गई थी दोस्तों? माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा की गई थी। कब की गई थी? 24 अप्रैल 1938 को की गई थी। और यहाँ पर अध्यक्ष किसको बनाया गया था? बलवंत सिंह मेहता को बनाया गया था। और उपाध्यक्ष कौन थे? भूरेलाल भैया थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, बर्डमैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो बर्डमैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है दोस्तों? ये आपके आरएस के एग्जाम में पूछा गया था। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। बर्डमैन ऑफ इंडिया जो है ये सलीम अली को कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। किसको कहा जाता है? सलीम अली को कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, तो ये आपके कैलाश सांकला को कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाएगा? कैलाश सांकला को कहा जाएगा। और अगर आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, तो डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया जो है ये रविंद्र कुमार को कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखिए, भाखड़ा नांगल बांध में राजस्थान की भागीदारी है, तो भाखड़ा नांगल बांध में राजस्थान की भागीदारी कितनी हो जाएगी दोस्तों? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों, 15.2%, ये आपको ध्यान रखना है। भाखड़ा नांगल बांध जो है दोस्तों ये आपका सतलज नदी पर बना हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर राजस्थान की भागीदारी कितनी हो जाएगी? 15.2% हो जाएगी। भाखड़ा नांगल परियोजना जो है दोस्तों ये किसकी संयुक्त परियोजना है? तो ये आपकी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश की संयुक्त परियोजना है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, हरित राजमार्ग नीति किस वर्ष प्रारंभ की गई? तो हरित राजमार्ग नीति किस वर्ष प्रारंभ की गई, यह आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है दोस्तों। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। हरित राजमार्ग नीति जो है ये आपकी 2015 में प्रारंभ की गई थी, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखिए, माता टीला परियोजना किस नदी पर है? इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, ये आपका एग्जाम में छपेगा, बिल्कुल छपेगा। माता टीला परियोजना जो है ये आपकी किस नदी पर स्थित है? गंडक, केन, शारदा, बेतवा। तो माता टीला परियोजना जो है दोस्तों ये आपकी यूपी में है स्थित है, और ये आपकी बेतवा नदी पर स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। यूपी के अंदर बेतवा नदी पर आपकी माता टीला परियोजना स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा ये यूपी की आपकी दूसरी सबसे बड़ी परियोजना है दोस्तों। अगर पहली पूछी जाए तो पहली आपकी कौन सी हो जाएगी? रिहंद हो जाएगी। रिहंद जो है ये भी कहाँ की हो जाएगी दोस्तों? यूपी में हो जाएगी, और ये रिहंद नदी पर ही बना हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। रिहंद परियोजना जो है ये आपकी रिहंद नदी पर ही है यूपी के अंदर, और माता टीला परियोजना जो है दोस्तों ये बेतवा नदी पर आपकी यूपी में हो जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखिए, राजस्थान लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो आरपीएससी का यहाँ पर प्रथम अध्यक्ष पूछा गया है दोस्तों। आरपीएससी की स्थापना कब की गई थी दोस्तों? तो आरपीएससी की स्थापना आपकी 22 दिसंबर 1949 को की गई थी, ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमको आंसर करना होता है। आपको दोस्तों 20 अगस्त 1949 भी लिखा हुआ मिल सकता है, तो ऑप्शन क्या दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंग आंसर करना है।
आरपीएससी की साइट पर 22 दिसंबर 1949 दिया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आरपीएससी जो होते हैं दोस्तों, इनके अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, तो ये 662 होता है, ये आपको ध्यान रखना है। कितना होता है? 662, 6 वर्ष या 62 वर्ष, जो भी पहले हो जाए, ये आपको ध्यान रखना है। आरपीएससी यानी लोक सेवा आयोग का जो उल्लेख है, ये आपका अनुच्छेद 314 से लेकर 323 तक दिया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। और ये भाग 14 में है। किसमें है दोस्तों? ये आपके भाग 14 में है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यानी आरपीएससी का उल्लेख भाग 14 में 314 से 323 तक है। इसकी स्थापना 22 दिसंबर 1949 को हुई थी और यहाँ पर कार्यकाल कितना होता है? 662 होता है, ये आपको ध्यान रखना है। प्रथम अध्यक्ष इसके कौन थे दोस्तों? एस.के. घोष थे। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखिए, निम्न में से कौन लोकायुक्त की जांच के दायरे में नहीं आते हैं? इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। लोकायुक्त जो होता है उसकी जांच के दायरे में यहाँ पर कौन नहीं आता है? राज्य के मंत्री, महापौर, महालेखाकार, कोई नहीं। इसका आंसर बताइए आप दोस्तों। लोकायुक्त की जांच के दायरे में आपका महालेखाकार नहीं आता है। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। लोकायुक्त की स्थापना कब की गई थी दोस्तों? तो 1973 में की गई थी, ये आपको ध्यान रखना है। लोकायुक्त का जो अध्यक्ष होता है उसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है दोस्तों? राज्यपाल के द्वारा की जाती है, यह भी आपको ध्यान रखना है। और इसका कार्यकाल कितना होता है दोस्तों? 5 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो जाए, वो लोकायुक्त का कार्यकाल होता है, यह आपको ध्यान रखना है। और अगर आपसे पूछा जाए लोकायुक्त की जांच के दायरे में कौन कौन नहीं आता है, तो मुख्यमंत्री जो है वो इसकी जांच के दायरे में नहीं आता है। इसके अलावा महालेखाकार भी इसकी जांच के दायरे में नहीं आता है। और आरपीएससी का जो अध्यक्ष होता है दोस्तों, वो भी आपका लोकायुक्त की जांच के दायरे में नहीं आता है। और इसके अलावा एक और आपको ध्यान रखना है दोस्तों, निर्वाचन आयुक्त जो है ये भी आपका लोकायुक्त की जांच के दायरे में नहीं आता है। यानी कि महालेखाकार, सीएम, आरपीएससी का अध्यक्ष और निर्वाचन आयुक्त जो है ये आपकी लोकायुक्त की जांच के दायरे में नहीं आते हैं। राजस्थान के प्रथम लोकायुक्त कौन थे दोस्तों? आई.डी. दुआ थे, ये आपको ध्यान रखना है। ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया था। कौन हो जाएंगे? आई.डी. दुआ हो जाएंगे। और अभी वर्तमान में कौन है? वर्तमान में आपके प्रताप कृष्ण लोहरा हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? प्रताप कृष्ण लोहरा हो जाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखिए, थमनियो आभूषण शरीर के किस अंग से संबंधित है? तो थमनियो आभूषण शरीर के किस अंग से संबंधित हो जाएगा? कान, गला, नाक, बाजू। तो थमनियो आभूषण जो है दोस्तों ये आपके गले से संबंधित है। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए नौगरी आभूषण कहाँ पर पहना जाता है, तो नौगरी आपका हाथ में पहना जाता है। बलिया पूछा जाए तो बलिया कहाँ पर पहना जाता है दोस्तों? बलिया भी आपका हाथ में पहना जाता है। और अगर आपसे पूछा जाए नेवर या फिर नेवरी आपका कहाँ पर पहना जाता है, तो ये आपका पैर में पहना जाता है। और आंवला भी आपका पैर में पहना जाता है। आगे देखिए, राव मल्लीनाथ जी किस पंथ के प्रणेता थे? तो राव मल्लीनाथ जी जो थे दोस्तों ये किस पंथ के प्रणेता थे, ये आपको बताना है। सहज पंथ, कुंडा पंथ, उदारिया पंथ या फिर कांपा पंथ। राव मल्लीनाथ जी जो है दोस्तों इनका प्रसिद्ध मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो इनका प्रसिद्ध मंदिर जो है ये तिलवाड़ा बाड़मेर में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। कहाँ पर स्थित है? तिलवाड़ा बाड़मेर में स्थित है। और इनके द्वारा दोस्तों कुंडा पंथ की स्थापना की गई थी, ये आपको ध्यान रखना है। उदरिया पंथ जो है दोस्तों ये तो आपका भील जनजाति से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर कुंडा पंथ हो जाएगा। आगे देखिए, भारतमाला परियोजना की शुरुआत कब हुई? इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। भारतमाला परियोजना की शुरुआत कब हुई थी, ये आपसे पूछा गया है और ये आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, क्योंकि RSM-SSB के द्वारा दोस्तों फैक्ट्स वाले सवाल पूछे जाते हैं। तो भारतमाला परियोजना की शुरुआत 2017-18 में हुई थी, ये आपको ध्यान रखना है। कब हुई थी दोस्तों? 2017-18 में भारतमाला परियोजना की शुरुआत हुई थी। आगे देखिए, निम्न में से कौन सी चंबल की सहायक नदी नहीं है? तो इनमें से कौन सी चंबल की सहायक नदी नहीं है दोस्तों, ये आपको बताना है। चंबल नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो चंबल नदी का उद्गम जानापाव की पहाड़ियाँ MP से होता है, ये आपको ध्यान रखना है। जानापाव की पहाड़ियाँ MP से होता है। मोरेन, कुराल, मेज, चाकन, इनमें से कौन सी चंबल की सहायक नदी नहीं है? तो कुराल, मेज और चाकन जो है दोस्तों ये चंबल की सहायक नदी है। मोरेन जो है ये चंबल की सहायक नदी नहीं है। मोरेन किसकी सहायक नदी है दोस्तों? मोरेन आपकी माही की सहायक नदी है, ये आपको ध्यान रखना है। किसकी सहायक नदी है? माही की सहायक नदी है। माही नदी का उद्गम भी आपका MP से होता है और एक कर्क रेखा को 2 बार काटती हुई वापस MP में चली जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। माही नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हो जाएगी? इसको हम ट्रिक के माध्यम से याद करते हैं दोस्तों। ए अन्ना, चारपाई में सो जा। ए अन्ना, चारपाई में सो जा। इस तरीके से हम याद करते हैं माही नदी की जो सहायक नदियाँ हैं। ए से आपका एराव हो जाएगा, अन्ना से अन्नास हो जाएगा, चारपाई से आपका चाप हो जाएगा, मे से मोरेन हो जाएगा, सोम और जाखम जो है दोस्तों ये आपकी माही की सहायक नदियाँ हैं। तो इस ट्रिक के माध्यम से आप माही की सहायक नदियाँ याद कर सकते हो दोस्तों। ए अन्ना, चारपाई में सो जा। ठीक है, और सोम, माही, जाखम का जो संगम होता है वो बेणेश्वर धाम डूंगरपुर में होता है, त्रिवेणी संगम, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी इंपॉर्टेंट सवाल थे दोस्तों वो हमने डिस्कस किए हैं। एक सवाल आप लोगों के लिए दोस्तों, इसका आंसर कौन बताएगा? देखते हैं। सिलीसेट झील कहाँ स्थित है? तो सिलीसेट झील जो है दोस्तों अलवर, सिरोही, भरतपुर, बूंदी कहाँ पर स्थित है, ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है दोस्तों तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।